प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, इसका एक शॉर्ट वीडियो हमने आपको पहले से अपलोड कर दिया, जिसमें हमने बहुत सारी बातें आपको बता दी कि हमारा प्रोग्राम क्या है और कैसे हमको करना है। ठीक है, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, उसे भी हम प्लेलिस्ट में लगा देंगे। ठीक है, तो बात कर रहे थे हमारी पूरी टीचटी पिचटी की तैयारी कैसे करनी है, उसके बारे में हमने डिटेल में उसमें बताया था। आज हम लोग अध्याय 18 पढ़ने वाले हैं। अध्याय 18 में हम लोग आज पढ़ेंगे शरीर द्रव और परिसंचरण, यानी शरीर में बहने वाले द्रव यानी ब्लड के बारे में और लिम्फ के बारे में, और उसका परिसंचरण कैसे होता है यानी वो सर्कुलेट कैसे होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हृदय के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दें कि 16, 17, 18 यानी इसके बाद जितने भी चैप्टर आपके आएंगे कंप्लीट चैप्टर आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग 12th में भी चलेंगे, तो जो हमारे 16 चैप्टर हैं उन्हें हम लोग कंप्लीट रूप से कंप्लीट चैप्टर को पूरा कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और क्लास 12th वाला जब चैप्टर करेंगे तो उसका हिंदी में क्वेश्चन भी करते रहेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग इंक्लूड किए, किसको किसको इंक्लूड हुआ है, तो एनसीईआरटी का पोर्शन है और इसमें इंक्लूड हुआ आपका रुधिर, लसिका, परिसंचरण पथ, द्विपरिसंचरण, हृदय क्रिया और परिसंचरण तंत्र से संबंधित विकार के बारे में। अब चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, बिना पूछे बिना समय गंवाए और तुरंत स्टार्ट करते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों को शेयर जरूर करिए। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं, उल्टा हो गया था। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने जितने भी अगर आपके पास मित्र हैं तो ज़रूर आप शेयर करिए। ठीक है, चलिए अब तक आप यह सीख चुके हैं कि जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन, पोषण, अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में इसके पहले वाले 17 चैप्टर में और भोजन वाले के बारे में आपने 16 वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ लिया। ऊतकों के सुचारू कार्य हेतु अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार निष्कासन आवश्यक है। अतः इन पदार्थों के कोशिकाओं तक के चलन हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि का होना आवश्यक होता है। विभिन्न प्राणियों में इस हेतु अभिगमन के विभिन्न तरीके विकसित किए गए, यानी इनके परिसंचरण के लिए या इनके सर्कुलेशन के लिए डिफरेंट मेथड पाए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। हमने शुरुआत में आपको बताया था कि एक दो तरह के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। देखिए यहाँ पे कहा है कि कुछ सरल प्राणी होंगे, कुछ जटिल प्राणी होंगे, तो उनके बॉडी के हिसाब से अलग अलग प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम उनके बॉडी में होते हैं। सरल प्राणी जैसे कि स्पंज सिलेंट्रेटा से, देखिए यहाँ पे सरल प्राणी जैसे कि स्पंज व सिलेंट्रेटा बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं से करते हैं, यानी इनके शरीर में जो पानी का संचरण होता है यानी पानी का मूवमेंट होता है, वाटर का मूवमेंट होगा, वह किससे होता है, पाए जाने वाली आस्टिया से होता है। इनमें आस्टिया पाया जाता है या उसमें क्या पाते हैं, कैनाल सिस्टम पाया जाता है, किसमें, सिलेंट्रेट में। ठीक है, तो जो स्पंज में क्या पाया जाता है, आस्टिया, उसमें कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। ये भी आपके कोर्स का हिस्सा है। ठीक है, आपको डिटेल में पढ़ना है, ओविलिया को पढ़ना है, इसको पढ़ना है। ठीक है, जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सके। जटिल प्राणी इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं। मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में रक्त उस उद्देश्य में काम आने वाला सर्वाधिक सरल तरल है। ठीक है, मनुष्य सहित, अगर मनुष्य की बात करें, कह रहा मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में रक्त इस उद्देश्य में काम आने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल है। एक अन्य शरीर द्रव लसिका, जिसे लिम्फ हम लोग कहते हैं, भी कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन में सहायक होता है। इस अध्याय में आप रुधिर एवं लसिका ऊतक द्रव्य के संगठन एवं गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रुधिर के परिसंचरण को भी समझाया गया है। चलिए यहाँ आ जाते हैं। रुधिर एक विशेष प्रकार का ऊतक है। रुधिर क्या है, एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें द्रव अधात्री, मैट्रिक्स, प्लाज्मा और संगठित संरचनाएं पाई जाती हैं। कह रहा जो रक्त होता है, रक्त में क्या पाया जाता है, एक जो ब्लड होता है, ब्लड में अगर ब्लड का ऐसे हम एक चार्ट बनाए यहाँ पे, तो ब्लड का चार्ट आपका ऐसे बन जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे ब्लड है, ब्लड को हम लोग बांट देंगे, ब्लड किस में बंट जाता है, ब्लड को फिर बांट देंगे, तो ब्लड दो ग्रुप में बंट जाता है। एक में हम लोग क्या रख देते हैं, ब्लड कार्बसेल्स रख देते हैं, यानी ब्लड सेल रख देते हैं। दूसरे पे हम लोग क्या रख देते हैं, प्लाज्मा रख देते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, तरल भाग होता है, और जो ब्लड सेल होते हैं ये आपका कह सकते हैं कठोर भाग के अंतर्गत मान सकते हैं।
ब्लड सेल को फिर 3 अलग अलग भागों में बांट देते हैं, किसमें आप, आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स में, यानी लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और किसको, प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही कहते हैं, ठीक है। और इधर आ जाते हैं, प्लाज्मा को 2 भागों में बांट देते हैं। 90% क्या पाया जाता है इसमें, प्लाज्मा में वाटर पाया जाता है और 10% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होती है, फिर डब्ल्यूबीसी को कहाँ बांट देते हैं, 2 भागों में, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, फिर उसका भी अलग अलग हो जाता है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इस्नोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, और उसके बाद हो जाता है आपका क्या कहते हैं, T4 लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को अध्ययन करना है, ठीक है। ये तो हो गई ओरल की बातें, लेकिन हम लोग चूंकि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हम एनसीईआरटी की भाषा शैली के हिसाब से ही आगे की तरफ बढ़ेंगे और बुक के हिसाब से ही हम इसको पढ़ेंगे, ठीक। चलिए पहले पहले आ जाते हैं प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा को कहीं कहीं प्लेज्मा भी लिखा रहता है, सॉरी माक्रिया, ठीक है। प्लाज्मा, तो प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्रद्रव्य मतलब ये तरल भाग होता है, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल होता है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% भाग होता है। कितना, रक्त के आयतन का कितना हिस्सा होता है, 55% होता है। कौन, प्लाज्मा। अगर प्लाज्मा 55% है तो 45% क्या पाए जाएंगे, ब्लड कार्बसेल्स पाई जाती हैं। प्रद्रव्य में जो द्रव है यानी जो प्लाज्मा है उसमें कितने हैं, 90% से 92% तक जल पाया जाता है। मैंने कहा ना 90% तक क्या पाया जाता है, जल पाए जाते हैं। हमने ओरल में 90 बताया, लेकिन यहाँ देखिए 90 से 92% तक पानी होता है। और 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। जो आप मिनरल कह सकते हैं, प्रोटीन पदार्थ पाए जाते हैं। 6 से 8% क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पदार्थ। याद हो जाएगा, रक्त का 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है। उस प्लाज्मा का 2 भाग होता है, 90 से 92% तक उसमें क्या पाए जाते हैं, पानी पाए जाते हैं। 6 से 8% तक उसमें प्रोटीन, यानी ये कह सकते हैं कि प्रोटीन पाए जाते हैं, या कहते हैं कि साल्ट पाए जाते हैं, वो मिनरल्स पाए जाते हैं। कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं, तो फाइब्रिनोजन पाए जाते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है, एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। ये सभी प्लाज्मा में मुख्य प्रोटीन के रूप में जाने जाते हैं। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन ये मुख्य प्लाज्मा के रूप में जाने जाते हैं, मुख्य प्रोटीन के रूप में प्लाज्मा में जाने जाते हैं, ठीक है। फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रक्त का थक्का बनाने या स्कंदन में होता है। किसमें, फाइब्रिनोजन का उपयोग कहाँ होता है, रक्त का थक्का बनाने में होता है। कहाँ पे, रक्त का थक्का बनाने में। फिर से, फाइब्रिनोजन का उपयोग हम कहाँ करते हैं, रक्त का थक्का बनाने में करते हैं। जबकि ग्लोबुलिन प्रोटीन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन का उपयोग हम लोग करते हैं प्रतिरक्षा में, यानी शरीर खुद की रक्षा में उसका उपयोग करती है। और एल्ब्यूमिन का उपयोग परासरण संतुलन को बनाए रखने में किया जाता है, यानी जो ऑस्मोसिस होता है, संतुलन होता रहता है, उसे बनाए रखने में काम करता है। प्लाज्मा की बात कर रहे थे। प्लाज्मा जो होता है अनेक खनिज तत्वों जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, HCO3 क्या कहते हैं, इसे कार्बोनेट कहते हैं, जो भी कहते होंगे, मुझे केमिस्ट्री उतनी आती नहीं। HCO3, ठीक है। उसके बाद क्लोराइड इत्यादि में पाए जाते हैं। इसको देख लीजिएगा, इसका रासायनिक नाम मुझे याद नहीं है। HCO3 शायद कार्बोनेट कहते हैं, लेकिन मुझे क्लियर नहीं। आप कमेंट करके बताइएगा इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। कमेंट करके बताइए इसको क्या कहते हैं। केमिस्ट्री बैकग्राउंड से जो लोग होंगे, केमिस्ट्री मुझे आती नहीं तो इसलिए थोड़ी सी समस्या है, ठीक है। चलिए, तो कह रहे थे प्लाज्मा जो है ये अनेक खनिज आयनों से जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और HCO3, क्लोराइड इत्यादि में पाए जाते हैं। शरीर में संक्रमण की अवस्था के होने के कारण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रुधिर का थक्का बनाने अथवा स्कंदन में अनेक कारक प्रद्रव्य के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं। बिना थक्का यानी स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। फिर से देखिएगा, कह रहा बिना थक्का यानी थक्का ना जमा हो और कारकों के साथ हो, प्लाज्मा को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है। बिना थक्का जमे हुए कारकों के साथ प्लाज्मा को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, संगठित पदार्थ में आ जाएंगे। संगठित पदार्थ में 3 चीजें पाई जाएंगी। कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी की बात करेंगे। आरबीसी को विज्ञान की भाषा में एरिथ्रोसाइट कहते हैं, या आरबीसी को आप लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, या एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। श्वेताणु यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और पट्टिकाणु यानी जिसे हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं, को संयुक्त रूप से हम लोग संगठित पदार्थ या क्या कहते हैं, जटिल मटेरियल के रूप में जानते हैं।
और ये रक्त के लगभग कितने भाग होंगे? 45% हिस्से में ये पाए जाते हैं। ठीक है, 55% में कौन पाया जाता है? प्लाज्मा। और 45% में कौन पाए जाते हैं? आपके ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। जो ब्लड सेल में 3 हिस्से हो जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और कौन हो जाता है? आपका प्लेटलेट्स हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, एरिथ्रोसाइट को पढ़ेंगे। बस 1 सेकेंड का वक्त लेंगे आपके साथ। चलिए एरिथ्रोसाइट पे आ गए हैं और एरिथ्रोसाइट को पढ़ेंगे। थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। इसे रक्ताणु भी कहते हैं। यह लाल रुधिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती हैं। यानी जो और कोशिकाएं हैं, यानी डब्ल्यूबीसी है और आपकी कौन है, प्लेटलेट्स है, उनकी तुलना में अधिक होती। आज हम आपको प्रैक्टिस पेपर करा रहे थे, किसका जल्दी बता दीजिए? पिछले चैप्टर का, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन का हम लोगों ने प्रैक्टिस पेपर किया। 75 क्वेश्चन 2 पार्ट में हमने आपको अपलोड किए। एक में 35 क्वेश्चन है, एक में 40 क्वेश्चन। पार्ट 1 में 40 और पार्ट 2 में 35 अपलोड हो गया चैनल पे, आप जरूर देखिएगा। ठीक है, उसमें हमने आपसे पूछा था, एक प्रश्न पूछा गया था कि 1 मिनट में आरबीसी की कितनी कोशिकाएं मरती हैं और कितनी कोशिकाएं बनती हैं। 1 मिनट में आरबीसी की कितनी कोशिकाएं बनती हैं और कितनी कोशिकाएं डिस्ट्रॉय होती हैं, यानी नष्ट होती हैं। वहाँ पे आपने बताया कि 120 मिलियन कोशिकाएं पर मिनट की रेट से बनती हैं और उतनी ही पर मिनट की रेट से मरती भी हैं। ठीक है, वहाँ पे उस प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए, कह रहे थे कि लाल रुधिर कणिकाएं अन्य कोशिकाओं की संख्या में अधिक होती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में एक कणिकाएं 50 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर में, यानी 5 से 5.5 प्रति घन मिलीमीटर में होती हैं। वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थिमज्जा से बनती हैं। वयस्क अवस्था में जब हम वयस्क होते हैं तो कहाँ बनती हैं? लाल अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा क्या होती है? बोन के हड्डी के नीचे पाए जाने वाले फ्लूइड को अस्थिमज्जा कहते हैं। अधिकतर स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होते। ध्यान से देखते जाइए, हर लाइन में एक प्रश्न छुपा हुआ है। कह रहा है अधिकतर स्तनधारियों में, स्तनधारियों मतलब मैमल्स की बात हो रही है, लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। यानी लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक का न होना एक किसका काम है? स्तनधारियों का लक्षण है। तथा इनकी आकृति कैसी होती है? बाई कॉनकेव लेंस जैसी होती है, यानी उभया अवतल होती है। इसका लाल रंग यहाँ पे लौह युक्त जटिल पदार्थ हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लोहे से बना हुआ एक पदार्थ होता है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीम मीन्स होता है आयरन और ग्लोबिन मीन्स होता है प्रोटीन, जो कि रक्त की एक प्रोटीन है। अभी आपने देखा कि जो है प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती, कौन सी? ग्लोबिन पाई जाती थी, फाइब्रिनोजन पाया जाता, और कौन सी पाई जाती थी? तो ये अभी आपने पढ़ा ना, 3 तरह की प्रोटीन वहाँ पे पाई जाती हैं। तो उस प्रोटीन में एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, जो लाल रक्त कणिकाओं में पाई जाती है। हीम मीन्स होता है आयरन, ग्लोबिन मीन्स होता है प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। किसका? आरबीसी की बात कर रहे हैं, यानी एरिथ्रोसाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिलीलीटर रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य है और उसके बॉडी में कितने हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं? 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। आप अपना हीमोग्लोबिन चेक करा लीजिए। अगर आपका हीमोग्लोबिन इसके ऊपर है, या आप ये कह दीजिए 12 से 13-14 के बीच में है, या उससे ऊपर है, 12 से ऊपर या 15 से ऊपर है, तो आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 12 से कम है तो आप ब्लड का डोनेट मत करिए। लेकिन अगर 15 से ऊपर है तो आप आराम से जा कर के ब्लड डोनेट करिए और आपको एक कार्ड मिल जाता है, किसी का जान बच जाता है आपके रक्त से। कहते हैं ना कि खून का बदला खून, तो आप जिसको खून देंगे उसके शरीर में, आपके शरीर से जाने वाला खून किसी की ज़िंदगी को बचा सकता है। तो आप ज़रूर ब्लड डोनेट करें। अगर आपके पास हीमोग्लोबिन है, आपने खाया पिया है अच्छे से, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, करना चाहिए, किसी की लाइफ बच जाएगी। अपने जीवन में 2-4 काम आप जरूर करिए, जैसे पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन निकले। आप अपना कर्ज उतार के जाइए, जो पृथ्वी का कर्ज उसे उतार दीजिए। आपके द्वारा बहुत सारे पाप हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े इत्यादि चीज़ें आप मार देते हैं, बहुत सारे पाप आप कर देते हैं। तो उसके लिए आप किसी को रक्तदान कर दीजिए, ठीक है, किसी की मदद कर दीजिए। ये छोटे छोटे काम होते हैं। जब बायोलॉजी बैकग्राउंड, जैसे किसी जीव की हत्या मत करिए, बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले भाई, बायोलॉजी से आप पढ़ रहे हैं, जीवों की हत्या मत करिए। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसे आप करके अपने कुछ पाप को कम कर सकते हैं। ठीक है, एक कोई पाप पुण्य का लेक्चर नहीं था, आज पृथ्वी दिवस था, इसलिए हमने आपको बता दिया। आज 22 अप्रैल है, यहाँ पे 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस।
और जो है 22 मार्च को मनाया जाता है जो है जल दिवस, और 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, आप सब जानते हैं। 16 को मनाया जाता है ओजोन दिवस। 21 को मनाया जाता है क्या, योगा दिवस। ये सभी आपके सुपर टेट के बैच में हम आपके साथ कभी चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी दिवस के नाते हमने बता दिया, पृथ्वी की रक्षा करना आपका काम है, तो आप इतना कर लीजिए। हंसी मजाक की काम खत्म। अब हंसी मजाक में भी ज्ञान की बातें हो रही थी, ठीक है। पौधरोपण जरूर करिए। आप अपने जीवन में, आप बर्थडे मनाने जाते हैं ना, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और फ्रेंड्स इत्यादि को मिला करके आप हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन 50 रुपए के एक पौधरोपण करेंगे तो वह पौधा बड़ा होगा, एक दिन आपके साथ वह भी बड़ा होगा। और जब उसकी छाया में आप बैठेंगे तो आप कितने भी बड़े पद पे पहुंच जाएं, आप आज टीचर की तैयारी कर रहे हैं, कल दिन मान लेते हैं आप प्रोफेसर बन जाएं, लेक्चरर बन जाएं या सहायक अध्यापक ही बन जाएं। जब आपकी एज बढ़ेगी, एज बढ़ने के बाद आपका परिवार बढ़ेगा, परिवार बढ़ने के बाद जब आप उस पेड़ की छाया में बैठेंगे तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा। जो आप बिल्डिंग बनाएंगे ना, संगमरमर लगवा देंगे, आप बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवा देंगे, कार होगी, बस होगी, आपके पास बहुत सारे संसाधन होंगे भौतिक के, लेकिन उसके बावजूद जब उस पेड़ की छाया में आप बैठेंगे तो उसका जो सुकून मिलेगा ना, वो सुकून आपके बनाए गए उस महल से कहीं ज़्यादा होगा। तो आपसे ये छोटे कार्य हैं, आपको करना चाहिए। खास करके अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी परंपरा से जुड़े हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। बहरहाल मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, ये एक बात आ गई तो मैंने कह दिया। और चले आगे, सीरियस होने की ज़रूरत नहीं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलिए, सीरियस मत होइएगा, आ जाइए पढ़ाई पे, हो सके तो ज़रूर करिए, ठीक है। तो बात कर रहे थे कि ह्यूमन बीइंग में जो स्वस्थ मनुष्य है उसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन पदार्थों की श्वसन गैसों में परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन की होती है, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं की जो औसत आयु होती कितनी होती है, 120 दिन में। आप नहीं डोनेट करेंगे मर जाएंगी आरबीसी। से अच्छा आपके पास है तो आप डोनेट कर दीजिए। तत्पश्चात इनका विनाश प्लीहा में होता है। कहाँ पे होता है, प्लीहा। जब आप लीवर का कभी डायग्राम देखोगे तो उसके ऊपर एक टोपी पहना होता है, प्लीहा, ठीक है। तो उसी को स्प्लीन कहते हैं, स्प्लीन को ही प्लीहा कहा जाता है। तो उसमें लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले पूछे जाते थे, अब ये टीजीटी में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। पहले ये सब प्रश्न पूछे जाते थे टीजीटी में, लेकिन अब इन सबका क्रेज खत्म हो गया है, ठीक है। तो लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है किसको, प्लीहा को। अब ये छोटे एग्जाम में आते हैं, जैसे सुपर टेट में पूछ लेगा आपके, और किसी एग्जाम में, छोटे एग्जाम में बायोलॉजी वाला सेगमेंट जहाँ आता है वहाँ पे सब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। टीजीटी वगैरह में अब ये सब प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव, अच्छा ल्यूकोसाइट आ गया, डब्ल्यूबीसी की बात आ गई, किसकी, आरबीसी खत्म हो गई, डब्ल्यूबीसी को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण रंगहीन होने से श्वेत रुधिराण भी कहते हैं। कह रहा है रंगहीन होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए श्वेत रुधिराण जो होते हैं कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं, बिना रंग के होते हैं, रंगहीन होते हैं, ठीक है। इनमें केंद्रक पाए जाते हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता था, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा कम, औसत 6,000 से 8,000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। ये सामान्यतः एक कम समय तक जीवित रहते हैं। इनके दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया, मैंने कहा ना कि एक ग्रेनुलोसाइट हो जाता है जिसे कणिकायुक्त कहते हैं, और एक अकणिकायुक्त होता है जिसे एग्रेनुलोसाइट कहते हैं। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल तथा बेसोफिल कणिकाओं के प्रकार हैं, ठीक है। किसके, कणिकाओं के प्रकार होते हैं, कौन कौन से, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल। आप कहते हैं ना मेरे इस्नोफिलिया बढ़ गई, सर्दी जुकाम हो गया है, तो सर्दी जुकाम कहाँ से होता है, इस्नोफिल, ठीक। जबकि अगर यहाँ पा जाए, जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दो ऐसे हैं जो अकड़ कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, अकड़ कोशिकाओं के अंतर्गत कौन आता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आ जाते हैं, ठीक। उसके बाद आगे आ जाएंगे, श्वेत रुधिर कणिकाओं में न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे अधिक होती है, किसकी, ये प्रश्न आपके टीजीटी का है। श्वेत रुधिर कणिकाओं में, कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल की संख्या सबसे अधिक, लगभग 65 से 70% होती है, या ये कह दीजिए 60 से 65%। कुछ बुक में 65 से 70 दिया है, तो आपने एनसीईआरटी की भाषा मानिए, 60 से 65% होती है, ठीक है। एक सेकेंड पानी पी लें, आगे चलते हैं। तथा बेसोफिल की संख्या सबसे कम होती है, ठीक है। एक तरफ देखिए आप कह रहा है कि न्यूट्रोफिल की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, जबकि बेसोफिल की संख्या सबसे कम होती है। किसकी, बेसोफिल की संख्या आपकी क्या हो जाती है, सबसे कम हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, एक सेकंड, हाँ, बेसोफिल की संख्या क्या हो जाती है आपकी, सबसे कम हो जाती है। यहाँ
आ जाएंगे, बेसोफिल की मात्रा सबसे कम हो जाती। ठीक है, चलिए बेसोफिल कितना होता है, 0.5 से लेकर के 1% पाए जाते हैं। ये है आरबीसी की कोशिकाएं हैं, सेप ऐसा होता है, प्लेटलेट्स ऐसे पाए जाते हैं, इयोसिनोफिल ऐसे होते हैं। उसके बाद बेसोफिल की बात करेंगे तो ऐसा होगा, न्यूट्रोफिल ऐसा होता है, और उसके बाद लिम्फोसाइट में आपके ऐसे पाए जाते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। इधर आ जाइए, न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट की संख्या कितनी होती है, 6 से 8% भक्षण कोशिकाओं में आती हैं, जो अंदर प्रवेश करने वाले, जो शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करती हैं। बेसोफिल हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपेरिन आदि स्राव करती हैं तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती हैं। इयोसिनोफिल 2 से 3% पाया जाता है। इस्नोफिलिया कितनी होती है, 2 से 3% पाया जाता है। संक्रमण से बचाव करती तथा एलर्जी प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित हो रहती हैं। लिम्फोसाइट 20 से 25% होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, बी और टी लिम्फोसाइट। कितनी, कौन सी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। जब आप एड्स पढ़ेंगे तो 12th में एड्स 8वां चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे एड्स के बारे में आएगा, तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे शरीर की जो टी लिम्फोसाइट होती है और बी लिम्फोसाइट होती है, टी वाली जो सेल होती है T4 लिम्फोसाइट को मारने का काम करता है एचआईवी वायरस। इसी कारण से एचआईवी वायरस जो होता है हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है, और जब प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचा देता तो हमसे रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती, और जब रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती तो उस समय वायुमंडल में अनेक प्रकार के बैक्टीरिया वायरस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अनेक प्रकार के रोग हो जाएंगे, अंततः व्यक्ति की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। टी और बी लिम्फोसाइट दोनों जो हैं, ये दोनों प्रकार की लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, यानी उत्तरदायी होते हैं, जो हमारे रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा देती हैं, ये आवश्यक होती हैं। पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। यह मेगाकैरियोसाइट्स अस्थि मज्जा की एक विशेष कोशिका के टुकड़ों के विखंडन से बनती है। अब देखिए यहाँ से यही सब शुरू होता है। अब आपके टीजीटी का क्वेश्चन शुरू हो गया। अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके किसके थे, जनरल पेपर के थे। कह रहा है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं थ्रोम्बोसाइट कहते हैं इसे, यह मेगा कैरियोसाइट यह कहाँ पाई जाती है, मेगा कैरियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं, अस्थि मज्जा की विशेष कोशिकाओं में पाई जाती हैं, टुकड़ों के विखंडन से बनती हैं। रक्त में इनकी संख्या लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती। कितनी होती है, 1.5 लाख से 3.5 लाख। जब आपको डेंगू हो जाता है तो डेंगू में आपके प्लेटलेट्स की मात्रा घटने लगती है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपके प्लेटलेट्स की मात्रा सामान्य रहती है, आपको कमजोरी महसूस होती है और डॉक्टर आपको बेवकूफ़ बना करके आपसे पैसा ऐड लेता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेज़ी से घटने लगती है। इसके लिए आपको अलग अलग प्रकार की चीज़ें, कुछ लोग पपीता के पत्ते, बकरी का दूध इत्यादि का सेवन करते हैं, ये तो मान लीजिए आयुर्वेदिक हो गई। और एलोपैथिक में भी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जो आप यूज करते हैं। मैं किसी दवा का नाम नहीं लूँगा चूँकि मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती है, जिसमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमने यानी स्कंदन में सहायता करते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण स्कंदन यानी जमाव में विकृति हो जाती है तथा शरीर में अधिक रक्त का स्राव होने लगता है। अब आ जाते हैं रक्त समूह पे। देखिए रक्त समूह को हम लोग 2 रक्त समूह पढ़ेंगे, RH फैक्टर पढ़ेंगे और एक ABO रक्त समूह के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य का रक्त एक जैसा दिखते हुए भी कुछ अर्थों में भिन्न होता है। रक्त में कई तरीके के समूहीकरण पाए जाते हैं, जिनमें से 2 समूह मुख्य हैं, जिसे आप कहते हैं ABO और RH का उपयोग पूरे विश्व में होता है। ABO के बारे में पढ़ते हैं। ABO समूह मुख्यतः लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर 2 एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। ये एंटीजन A और B हैं जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया में से प्रेरित होते हैं। इनकी इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में 2 प्रकार की आकृत प्रतिरक्षी एंटीबॉडी मिलते हैं। प्रतिरक्षी वे प्रोटीन होते हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। 4 रक्त समूहों AB और O में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की स्थिति को देखते हुए इनकी तालिका नीचे दी गई है। देखिए, ये है प्रतिजन आने वाले लोग, प्रतिरक्षी उनसे बचाव करने वाली। ठीक है, हमारे शरीर में आने वाला यानी जो प्रतिजन है बाहर से आता है,
और जो हमारे शरीर की यानी एंटीबॉडी है जो उसे रोगों से बचाती है। और रक्तदाता समूह, जो रक्त को देने वाले समूह हैं। देखिए रक्त समूह कौन है? ए है। ए का जो प्रतिजन है यानी एंटीजन जो है वो ए है, लेकिन एंटीबॉडी क्या है? बी है। यानी ए का दुश्मन कौन है? बी। ए का दुश्मन कौन है? बी है। वो सेम उल्टा हो जाता है। तो अब इसमें रक्तदाता समूह कौन हो सकते हैं? जो रक्त को दे सकते हैं। ए और ओ, ए रक्त को दे सकता है। अब नंबर बी पे आ जाते हैं। बी में क्या हो जाता है? प्रतिजन कौन हो जाते हैं? बी। ठीक है, एंटीजन कौन है? बी है। और एंटीबॉडी कौन है? ए है। इसके विपरीत कौन है? ए है। ठीक है, और रक्तदाता समूह बी हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ओ सबके लिए कॉमन है। ठीक है, अभी देखेंगे ओ सबको रक्त दे सकता है। ए बी की बात करें, ए बी में क्या हो जाता है कि जो प्रतिजन है, एंटीजन है, वो कौन हो जाएंगे? आने वाले तो ए बी हो जाएंगे। अब आप अपने दिमाग से सोचिए कि अगर प्रतिजन ए बी है तो अगर इनकी एंटीबॉडी मिल जाए तो क्या ये दोनों मर नहीं जाएंगे? ऐसी स्थिति में इनमें कोई एंटीबॉडी नहीं बनती, अनुपस्थित होते हैं। और ऐसी स्थिति में ए बी, ओ तथा बी, इन सभी से ए बी, ए बी, ए बी और ओ, इन सभी से रक्त ले सकते हैं। अब बात करते हैं ओ में क्या होता है? कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है, एंटीजन ए और बी पाए जाते हैं। अतः ओ वाले व्यक्ति को जो रक्तदाता होगा वो से ही रक्त ले सकता है। दाता और ग्राही अदाता के रक्त समूहों को रक्त चढ़ाने से पहले सावधानी पूर्वक मिलान कर लेना चाहिए। इससे रक्त स्कंदन एवं आरबीसी के नष्ट होने जैसी गंभीर परेशानियां ना हो। दाता संयोजता यानी डोनर कंपेटिबिलिटी तालिका नीचे दी गई। ठीक है, उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि रक्त समूह ओ जो है यह वो सर्वदाता है, सबको रक्त दे रहा था। देखिए ए को भी दे रहा था, बी को भी दे रहा था, ए बी को भी दे रहा था और ओ को दे रहा था, सर्वदाता है। जबकि जो सभी रक्त को प्रदान कर रहा, ठीक है, जबकि ए बी क्या है? सर्व आदाता यानी सर्वग्राही है, सबसे रक्त ले रहा था। ए बी किससे ले रहा था? देखिए चारों लोगों से रक्त ले रहा था। ठीक है, कौन? ए बी। ए बी किससे किससे रक्त ले रहा है? ए बी से ले रहा है, ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ओ से भी ले रहा है। और ओ देखिए सबको रक्त दे रहा है। दाता ग्रुप में कौन कौन? ओ है, ओ है, ओ है, ओ है, तो ओ सबको देता है, इसलिए सर्वदाता। और ए बी सबसे लेता है, इसलिए क्या है गया? सर्वग्राही। अब आरएच के बारे में बात करते हैं। आरएच एक अन्य प्रतिजन यानी एंटीजन है जो लगभग 80% मनुष्य में पाया जाता है तथा यह आरएच एंटीजन रीसस बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान है। ऐसे व्यक्ति को जिसमें आरएच एंटीजन होता है उसे आरएच सहित तथा जिसमें यह नहीं होता है उसे आरएच हीन यानी नेगेटिव कहते हैं। यदि आरएच रहित के व्यक्ति में रक्त को आरएच सहित पॉजिटिव के साथ मिलाया जाए, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ से बात को, देखिए यहीं से कहानी शुरू हो रही है। यदि कहा गया यदि आरएच रहित यानी नेगेटिव वाले व्यक्ति के रक्त के आरएच सहित यानी पॉजिटिव वाले का रक्त मिलाया जाए, नेगेटिव वाले में पॉजिटिव वाले को मिलाया जाए तो व्यक्ति में आरएच प्रतिजन के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाते हैं। अतः रक्त आदान प्रदान से पहले आरएच समूह को मिलाना भी आवश्यक है। ठीक, यानी दोनों मिल जाएंगे और दोनों विपरीत होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उसका आरएच ग्रुप भी चेक किया जाता है। ठीक, समूह को मिलाना आवश्यक है। एक विशेष प्रकार के आरएच आयोग एक गर्भवती माता तथा उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के बीच में पाई जाती है। इसको आप लोग क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? देखिए एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। ठीक है, एक रोग होता है, हम लोग उसमें पढ़ेंगे क्लास 12 में। बहरहाल यहाँ देखिए कह रहा है कि एक विशेष प्रकार की स्थिति है, आरएच अयोग्यता में की एक माँ गर्भवती माँ है तथा उसके गर्भ में पल रहा भ्रूण आरएच पॉजिटिव के बीच पाई जाती है। अपरा जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, हिंदी में इसे नाड़ा कह सकते हैं, हिंदी में तपरा कहते हैं, कॉमन भाषा में नाड़ा कहा जाता है और इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं, द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण में आरएच एंटीजन सगर्भता के दौरान यानी जब वो प्रेग्नेंट है के दौरान माता में आरएच नेगेटिव को प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय माता में आरएच नेगेटिव रक्त से शिशु में आरएच पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है। ऐसी दशा में माता के रक्त में आरएच प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाते हैं। ये प्रतिरक्षी से एंटीबॉडीज बनना शुरू कर देती है। यदि परवर्ती गर्भावस्था यानी दोबारा से फिर गर्भावस्था होती है तो रक्त में आरएच नेगेटिव भ्रूण के रक्त में आरएच पॉजिटिव से में क्या हो जाता है? प्रतिरक्षा का रिसाव हो सकता है और इसमें भ्रूण के लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वह नष्ट हो सकती हैं और यह भ्रूण के लिए जानलेवा भी हो सकता है।
इसे रक्त अल्पता या खून की कमी कहते हैं। क्या कहते हैं? खून की कमी कहा जाता है। और पीलिया हो सकता है। ऐसी दशा में एरिथ्रोब्लास्टोफिटाइलिस, एक क्या कहा जाता है? एरिथ्रोब्लास्टोफिटाइलिस नामक रोग हो जाता है और बच्चे की क्या होती है? मौत हो जाती है। कहते हैं इस स्थिति में बचने के लिए माता के प्रसव के तुरंत बाद आरएच प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए। रक्त स्कंदन, रक्त का जमाव कैसे होता है? ये देखिए, रक्त कैसे जमता है। जब चोट लगती है तो रक्त कैसे जम जाता है। किसी चोट या घात की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त स्कंदन होता है। यह क्रिया शरीर के से बाहर अत्यधिक रक्त के बहने से रोकती है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? आपने किसी चोट, घात या घाव पर कुछ समय बाद गहरे लाल व भूरे रंग का झाग या अवश्य देखा होगा। यह रक्त का स्कंदन या थक्का है जो मुख्यतः फाइब्रिन धागे के जाल से बना होता है। ध्यान से देखिएगा, किससे बना होता है? फाइब्रिन धागे के जाल से बना होता है। ठीक हो गया। चलिए, इस जाल से मरे तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ भी उलझे हुए होते हैं। फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनती हैं। थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होती है। इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, कौन सी एंजाइम होती है? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम समूह की आवश्यकता होती है। यह एंजाइम समूह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक अनेक एंजाइमों की प्रक्रिया को सोपान देता है, यानी क्रम देता है और बनाता है। एक चोट या घाव रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स की विशेष कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करती है, जिनसे स्कंदन की प्रक्रिया शुरू होती है। क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा भी चोट की जगह पर कुछ कारक मुक्त होते हैं जो स्कंदन को प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में कैल्शियम आयन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब नंबर रक्त का खत्म हो गया। अब नंबर आ जाता है किसका? आपका लसिका के, यानी लिम्फ के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, घबराइए मत, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि एक भी टर्म आपका बचने ना पाए। रक्त जब ऊतक की कोशिकाओं से होकर बहता है तो बड़े प्रोटीन अणु और संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल और जल से घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं के बाहर निकल जाते हैं। इस तरल को अंतराली द्रव या ऊतक द्रव कहते हैं। इसमें प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। रक्त और कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थों एवं गैसों के आदान प्रदान इसी द्रव से होता है। वाहिकाओं का विस्तृत जाल जो लसिका तंत्र यानी लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है, इस द्रव को एकत्रित कर बड़ी शिराओं में वापस छोड़ता है। लसिका तंत्र में उपस्थित यह द्रव तरल को लसिका कहते हैं। लसिका एक रंगहीन द्रव है। यहाँ से देखिए, लसिका एक क्या है? लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट मिलते हैं। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होती हैं। लसिका पोषक पदार्थों, हार्मोन्स आदि के संवाहन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आंत्र अंकुर में उपस्थित लैक्टियल वसा को लसिका द्वारा अवशोषित करते हैं। परसंचरण पथ दो तरह का होता है, जो खुला एवं बंद होता है। खुला परसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा यानी संधिपाद तथा मोलस्का में पाया जाता है। खुला परसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? मोलस्का में और आर्थ्रोपोडा में। इसमें हृदय द्वारा रक्त की वाहिकाओं में पंप किया जाता है, जो रक्त स्थान कोटरों में खुलता है। एक कोटर वस्तुतः देह गुहा होती है। एनिलिडा तथा कशेरुकियों में बंद प्रकार के परसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। एनिलिडा ही आपसे पूछा जाता है, चूंकि एक केस में आता है नॉन या ये कहते हैं कि नॉन कार्डेट में आता है, इसलिए इसी को ज़्यादा पूछते हैं। तो एनिलिडा में कैसा, और एनिलिडा के साथ साथ सभी वर्टिब्रेट में कैसे रक्त पाए जाते हैं? बंद प्रकार का परसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी हुई वाहिकाओं के जाल में होता है। इस तरह का रक्त परसंचरण पथ ज़्यादातर लाभदायक होता है क्योंकि इसमें रक्त प्रवाह आसानी से नियमित तरीके से किया जाता है। सभी को कशेरुकियों में कच्छों से बना हुआ पेशी हृदय होता है। मछलियों में दो पेशी हृदय, देखिए यहाँ से आपको मैच करने के लिए मिलता है, ध्यान से देखिएगा। मछलियों में दो कच्छी हृदय होता है जिसमें एक अलिंद तथा एक निलय होता है। उभयचरों एवं सरीसृपों रेप्टाइलों में मगरमच्छ को छोड़ करके हृदय तीन कच्छों में बटा होता है जिसमें दो अलिंद और एक निलय होता है, जबकि मगरमच्छ पक्षियों स्तनधारियों में चार हृदय का बना होता है जिसमें दो अलिंद होते हैं और दो निलय पाए जाते हैं। मछलियों के हृदय में
मछलियों के हृदय में, क्वेश्चन जो आपसे टेस्टी में पूछा जाएगा, मछलियों के हृदय में बी ऑक्सीजनित यानी क्या कहते हैं, बिना ऑक्सीजन के रक्त बाहर को पंप करता है। जो पूछा जाता है वह कौन सा ऐसा प्राणी है जो अशुद्ध रक्त को पंप करता है, तो वो कहेंगे आप मछलियां जो होती हैं अशुद्ध रक्त को पंप करती हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त को रक्त को पंप करती हैं, जो क्लोम द्वारा ऑक्सीजन जनित होकर के शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है और वहां से बी ऑक्सीजन जनित रक्त हृदय में वापस आता है। इस क्रिया को एकल प्रसंचरण पथ कहा जाता है। उभयचरों व सरीसृपों में बायां अलिंद क्लोम फेफड़े त्वचा के ऑक्सीजन युक्त, फिर से देखिए कह रहा है कि उभयचरों कहाँ गया, उभयचरों सरीसृपों और में बायां अलिंद क्लोम फेफड़ों त्वचा से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करते हैं और दाहिना अलिंद शरीर के दूसरे भाग में बी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, लेकिन ये रुधिर को रक्त में मिश्रण कर बाहर की ओर पंप करते हैं। इस क्रिया को अपूर्ण दोहरा प्रसंचरण कहते हैं। पक्षियों और स्तनधारियों में ऑक्सीजन जनित बी ऑक्सीजनित रक्त क्रमशः बाएं और दाएं अलिंदों में आता है, वहाँ जहाँ से वह उसी क्रम में बाएं दाएं व बाएं नीले में निकल जाता है। ठीक है, नीले बिना रक्त को मिलाए उन्हें पंप करता है, अर्थात दो तरह के प्रसंचरण पथ इन प्राणियों में देखने को मिलते हैं। अतः इन प्राणियों में दोहरा प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दोहरा प्रसंचरण पथ पाया जाता है। अब हम मानव के प्रसंचरण तंत्र का अध्ययन करने वाले हैं। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? मानव के बारे में। मानव प्रसंचरण तंत्र, मानव प्रसंचरण तंत्र जिसे रक्त वाहिनी तंत्र भी कहते हैं, इसमें कच्छों से बना पेशी हृदय शाखित बंद रक्त वाहिनियों का एक जाल रक्त और तरल समाहित होती हैं। रक्त इसमें बहने वाला एक तरल है जिसके बारे में आप विस्तृत रूप से इस अध्याय के पूर्ववर्ती पाठ पृष्ठों में पढ़ चुके हैं। अच्छा, रक्त के बारे में आप पढ़ चुके हैं कहाँ पे? जब टिश्यू पढ़े थे तो वहाँ पे हमने रक्त के बारे में डिटेल में पढ़ा था ना। आगे आज हृदय के बारे में आप पढ़ना है। रक्त के बारे में पढ़ लेते, हालांकि इस चैप्टर के शुरुआत में भी हमने रक्त के बारे में डिटेल से पढ़ लिया। हृदय की बात करते हैं। हृदय की उत्पत्ति मध्यजन स्तर यानी मेजोडर्म से होती है तथा यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित होता है। हृदय कहाँ पाया जाता है? पहले तो इसकी ओरिजिन आपसे पूछी जाती है कि हार्ट की ओरिजिन कैसे होती है, तो आप कहेंगे हार्ट की ओरिजिन जो होती है वह मेजोडर्म से होती है। किससे होती है? मेजोडर्म से होती है। यह दोनों फेफड़ों के मध्य गुहा में स्थित होता है। यह थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है। यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यह एक दोहरे भित्त की झिल्ली में थैली से जुड़ा रहता है। हृदयावरणी झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हृदयावरणी झिल्ली कहते हैं, जिसमें हृदयावरणी द्रव यानी पेरिकार्डियम फ्लूइड पाया जाता है। हमारे हृदय में 4 कच्छक होते हैं, जिसमें 2 अलिंद अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर की तरफ होते हैं। 2 अलिंद अपेक्षाकृत छोटे और ऊपर की तरफ पाए जाते हैं। 2 अलिंद आर्ट्रिया कहते हैं, जिन्हें अलिंद या आर्ट्रिया कहते हैं, तथा 2 अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिन्हें निलय या वेंट्रिकल्स कहते हैं। एक पतला पेशी भित्ति जिसे अंतर अलिंदी पट्ट कहते हैं दाएं और बाएं अलिंद को अलग करती है, जबकि एक मोटी भित्ति जिसे अंतर निलयी पट्ट कहते हैं जो बाएं और दाएं निलय से अलग करती हैं। फिर से देखिएगा, कह रहा है कि एक दाएं और बाएं अलिंद को अलग करती हैं। कौन से? अंतरा अलिंदी पट्ट कहते हैं, जबकि एक मोटी भित्ति जिसे अंतर निलयी पट्ट कहते हैं बाएं और दाएं निलय को अलग करती हैं। अपनी अपनी ओर से अलिंद और निलय को एक मोटी रेसी ऊतक जिसे अलिंद निलय पट्ट कहते हैं निलय पट्ट द्वारा पृथक करते हैं। हालांकि इन पट्टों में एक एक छिद्र होता है जो एक ओर के दोनों कच्छों को जोड़ता है। इन दोनों, देखिए यहाँ पे, हालांकि इन पट्टों के जो पट्ट होते हैं एक एक छिद्र होता है जो इन दोनों ओर के कच्छों को जोड़ता है। दाहिने अलिंद और दाहिने निलय में के रंध्र में 3 पेशी बलों के बलनों से फ्लैप्स या कैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैप्स या कप्स कहते हैं, से युक्त एक वाल्व पाया जाता है जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व या त्रिबलनी वाल्व कहते हैं। कहाँ पाया जाता है? दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। यानी दाहिने साइड में संख्या कितनी होती है? 3 होती है। बाएं अलिंद और बाएं निलय में जो निकास के लिए नली पाई जाती है उससे हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, पुरकिंजे फाइबर पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे हृदय से संबंधित। बाकी हृदय का डायग्राम अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 2 बलनी कपाट पाया जाता है, यानी बाएं वाले में कितने कपाट पाए जाते हैं? 2 वलय से बना हुआ कपाट पाया जाता है। दाएं तथा बाएं निलयों से निकलने वाली क्रमशः
फुफ्फुसी धमनी या महाधमनी का निकास द्वार अर्धचंद्र यानी कपाटकर सेमी ल्यूनर, क्या कहते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व से युक्त होता है। हृदय के कपाट रुधिर को एक दिशा में ही जाने देता है, अर्थात अलिंद से नीले की ओर। फुफ्फुस धमनी महाधमनी कपाट वापसी में उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। यह हृदय पेशियों का बना होता है। निलियों की भित्त अलिंदों की भित्त से बहुत बड़ी होती है। एक विशेष प्रकार के हृदय पेशी विन्यास एक पेशी न्यास, ठीक है, जिसे नोडल ऊतक कहते हैं, भी हृदय में पाया जाता है। इस ऊतक में एक धब्बा दाहिने अलिंद से दाहिने कोने पर स्थित होता है, जिसे सिरा अलिंद पर्व यानी साइनोएट्रियल नॉड SAN साइनोएट्रियल नॉड कहते हैं। इस ऊतक का दूसरा पिंड दाहिने अलिंद के नीचे कोण पर अलिंद निलय पट्ट के पास स्थित होता है, जिसे अलिंद निलय पर्व यानी आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नॉड कहते हैं, ठीक है। नोडल ग्रंथ रेशे का एक बंडल, जिसे अलिंद निलय बंडल भी कहते हैं, अंतर निलय पट्ट के ऊपरी भाग में अलिंद निलय पर्व से प्रारंभ होता है और शीघ्र ही दाईं और बाईं शाखाओं में विभक्त होकर के अंतर निलय पट्ट के साथ साथ पश्च भाग की ओर बढ़ता है। इन शाखाओं से संक्षिप्त रेशे निकलते हैं जो पूरे निलयी पेशी विन्यास के दोनों तरफ फैले रहते हैं। इनसे पुरकिंजे तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पुरकिंजे तंतु कहते हैं। ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। नोडल ऊतक, जिसे नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा से क्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होते हैं, जिसे स्व उत्तेजनशील ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। हालांकि 1 मिनट में उत्पन्न किए गए क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र के विभिन्न भागों में घट बढ़ सकती है। सिरा अलिंद पर्व गांठ सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा करती है। यह 1 मिनट में 70 से 75 बार क्रिया विभव पैदा करती। कितना? 70 से 75 बार क्रिया विभव पैदा करती तथा हृदय के लयात्मक संकुचन यानी रिदमिक कंस्ट्रक्शन को प्रारंभ करता है और बनाए रखता है। हालांकि इससे गति प्रेरक पेस मेकर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गति प्रेरक पेस मेकर कहते हैं। इससे हमारी सामान्य हृदय स्पंदन दर जो होती है 70 से 75 बार प्रति मिनट होती है, औसतन 72 बार प्रति मिनट हम लोग कहते हैं। यानी जो हृदय स्पंदन दर होती है, जिसे आप पल्स रेट कहते हैं, कितना होता है? 70 से 75 बार प्रति मिनट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आप आ जाएंगे यहाँ पे हृदय चक्र के बारे में। हृदय काम कैसे करता है, आओ हम सब इसके बारे में जानने का प्रयास करें। प्रारंभ में माना कि हृदय के चारों कक्षक शिथिल अवस्था में है, अर्थात हृदय अनुशिथिलन अवस्था में है। इस समय त्रिबलय या द्विबलय कपाट खुले रहते हैं। इसमें रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा महाशिरा में क्रमशः बाएं तथा दाएं अलिंद से होता हुआ बाएं तथा दाएं निलय में पहुंचता है। फिर से देखिए, कह रहा है कि इसमें रक्त फुफ्फुस शिरा से महाशिरा से क्रमशः बाएं और दाएं अलिंद से होता हुआ बाएं और दाएं निलय में पहुंचता है। अर्धचंद्रक पट्टिका इस अवस्था में बंद रहती है। अब शिरा अलिंद पर्व यानी SAN जो है साइनो एरिकुलर नोड क्रिया विभव पैदा करता है, जो दोनों अलिंदों को प्रेरित कर अलिंद प्रंकुचन यानी एट्रियल सिस्टोलिक पैदा करती है। इस क्रिया से रक्त का प्रवाह निलय के लगभग 30% बढ़ जाता है। निलय के क्रिया विभव का संचालन अलिंद निलय पर्व तथा अलिंद निलय बंडल द्वारा होता है, जहां से हिज के बंडल, यहाँ से एक शब्द आपको मिलेगा हिज के बंडल जिसे निलयी पेशी विन्यास तक पहुंचाता है। इसके कारण निलयी पेशियों में संकुचन होता है, अर्थात निलय प्रकुंचन। इस समय अलिंद विश्राम अवस्था में पाए जाते हैं। इसे अलिंद की अनुशिथिलन कहते हैं, जो अलिंद प्रकुंचन के साथ साथ होता है। निलयी प्रकुंचन, निलयी दाब बढ़ जाता है, जिससे त्रिबलनी व द्विबलनी कपाट बंद हो जाते हैं। अतः रक्त विपरीत दिशा अर्थात अलिंद में नहीं आता है। जैसे कि निलयी दबाव बढ़ता है, अर्धचंद्रक पाटिका जो फुफ्फुस धमनी दाईं ओर तथा महाधमनी बाईं ओर पर स्थित होते हैं, खुलने के साथ मजबूर हो जाती हैं, जिससे रक्त इन धमनियों से होता हुआ प्रसंचरण मार्ग में चला जाता है। निलय अब शिथिल हो जाते हैं तथा इसमें निलयी अनुशिथिलन कहते हैं। इस तरह निलय का दाब कम हो जाता है, जिससे अर्धचंद्रक पट्टिका बंद हो जाती है। इससे रक्त का विपरीत प्रवाह निलय के
निलय में नहीं होता। निलय दाब कम होते हैं। कम अलिंद में रक्त का दाब अधिक होने से त्रिवलनी कपाट तथा द्विवलनी कपाट खुल जाते हैं। जब दाब कम होता है तो दबाव खुल जाते हैं, इससे शिराएं आगे आए और रक्त के प्रवाह अलिंद में पुनः निलय में शुरू हो जाते हैं। निलय तथा अलिंद एक बार पुनः, जैसा कि ऊपर लिखा गया है, शिथिलता अवस्था में चले जाते हैं। शिरा आलिंद पर्व यानी कोटरालिंद गांठ पुनः क्रिया विभव पैदा करती तथा उपरोक्त वर्णित में सारी क्रिया को दोहराती, जिससे यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। एक हृदय स्पंदन के आरंभ में दूसरे हृदय स्पंदन के आरंभ, एक संपूर्ण हृदय स्पंदन होने के बीच की घटनाक्रम को हृदय चक्र यानी कार्डियक साइकिल कहते हैं तथा इस क्रिया में दोनों अलिंदों और दोनों निलयों के प्रकुंचन तथा अनुशीतलन सम्मिलित होता है। जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार होता है, अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय स्पंदन होता है। एक चक्र में इसका 8.8 सेकंड निकाला जा सकता है। हृदय 60 से भाग देंगे तो इतना आएगा हृदय। ठीक है, कह रहा प्रत्येक हृदय स्पंदन में के निलय 70 मिलीलीटर रक्त को पंप करता। कितना? 70 मिलीलीटर रक्त को पंप करता है। प्रत्येक हृदय चक्र में 70 मिलीलीटर रक्त को पंप करता है, जिसे प्रवाह आयतन कहते हैं। प्रवाह आयतन को हृदय दर के गुणा करने पर हृदय निकास कहलाता है। इसलिए हृदय निकास प्रत्येक निलय द्वारा रक्त की मात्रा को प्रति मिनट बाहर निकालने की क्षमता है, जो इस स्वस्थ मात्रा में औसतन 5000 मिलीलीटर या 5 लीटर होती। कितनी? 5000 मिलीलीटर या 5 लीटर होती। हम प्रवाह आयतन तथा हृदय दर को बदलने की क्षमता रखते हैं, इससे हृदय निकास को बदलता है। उदाहरण के तौर पर खिलाड़ी धावकों के हृदय निकास सामान्यतः मनुष्य की तुलना में अधिक होता है। हृदय चक्र के दौरान 2 महत्वपूर्ण ध्वनियां स्टेथोस्कोप में सुनी जाती है। हृदय चक्र के दौरान 2 महत्वपूर्ण ध्वनियां स्टेथोस्कोप में सुनी जाती हैं। एक को आप कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रथम ध्वनि लब यानी त्रिबलनी तथा द्विबलनी कपाट के बंद होने से संबंधित है। प्रथम ध्वनि क्या होती? लब त्रिबलनी तथा द्विबलनी कपाट के बंद होने से संबंधित है, जबकि दूसरी ध्वनि जो होती डब अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से संबंधित होती। इन दोनों ध्वनियों का चिकित्सकीय निदान में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अब अगली जो टॉपिक हमारी है वो कौन सी है? विद्युत हृदय लेख यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आपने देखा होगा टीवी में टी 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 किया टी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मॉनिटरिंग मशीन पे लगा होता है। पिक्चर उच्चर में देखिए, जो खलनायक होता है वही टी होता है, जो हीरो होता है वो टों होता है, ठीक है, उठ के आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं विद्युत हृदय लेख इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप बताइए, आपने टीवी में देखा है कि नहीं देखा है, और देखा है तो कमेंट करके बताइए। और देखा भी है तो किस पिक्चर में देखा है, ठीक है, अब बताइए, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगे, शायद आप अस्पताल के टेलीविज़न के दृश्य में चिर परिचित होंगे। जब कोई बीमार व्यक्ति हृदयाघात के कारण निगरानी मशीन यानी मॉनिटरिंग मशीन पर रखा जाता है, तब आप पी 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 की आवाज़ सुन सकते हैं। इस तरह की मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का उपयोग विद्युत हृदय लेख यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी के नाम से जाना जाता है। ईसीजी हृदय के हृदय चक्र में विद्युत क्रियाकलापों का आरेखी प्रस्तुतिकरण। बीमार व्यक्ति के मानक ईसीजी से प्राप्त करने के लिए मशीन से रोगी को 3 विद्युत लीड से दाईं कलाई तथा बाईं ओर की एड़ी जोड़कर लगातार निगरानी करके प्राप्त कर सकते हैं। हृदय क्रियाओं के विस्तृत मूल्यांकन के लिए कई तारों लीड्स को सीने से जोड़ा जाता है, जहां हम केवल मानक ईसीजी के बारे में बताएंगे। ईसीजी के प्रत्येक चरमोत्कर्ष पर पी से टी तक का दर्शाया जाता है, जो हृदय की विशेष विद्युत क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। पी तरंग को अलिंद के उद्दीपन यानी विध्रुवण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे दोनों अलिंद का संकुचन होता है। क्यूआरएस सम्मिलित निलय के अध्रुवण को प्रस्तुत करता है, जो निलय के संकुचन को शुरू करता है। संकुचन क्यू तरंग के तुरंत बाद शुरू होता है, जो प्रकुचन सिस्टोल की शुरुआत का द्योतक होता है। टी तरंग निलय का उत्तेजना से सामान्य अवस्था में वापस आने की स्थिति को प्रदर्शित करता है। टी तरंग का अंतः प्रकुचन अवस्था भी समाप्ति का द्योतक है। सामान्यतः एक निश्चित समय में क्यूआरएस सम्मिश्रण की संख्या गिनने पर एक मनुष्य के हृदय स्पंदन दर भी
निकाली जा सकती है। यद्यपि तरह तरह के व्यक्तियों के ईसीजी संरचना एवं आकृति समानता होती, इस आकृति में कोई विपरीत किसी संभावित असमानता अवस्था बीमारी को इंगित करती है। ठीक है, अतः इसकी चिकित्सा महत्ता बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है। द्वि संचरण यानी डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, इसमें आते हैं। रक्त अनिवार्य रूप से एक निर्धारित मार्ग से रक्त वाहिनियों यानी धमनी एवं शिराओं में बहता है। मूल रूप से प्रत्येक धमनी और शिरा में 3 परतें होती हैं। कितनी परत होती हैं? 3 परत होती हैं। अंदर की परत को सल्की एपिथेलियम द्वारा बनी होती हैं, जिसे अंतःस्तर कंचुक चिकनी पेशियों व लचीले रेशे से युक्त मध्य कंचुक और कोलेजन रेशे से युक्त संयोजी ऊतक से बाह्य कंचुक, यानी 3 लेयर होती हैं। सबसे अंदर लेयर की क्या होती है? स्क्वेमास एपिथेलियम से बनी होती हैं। उसके ऊपर की जो होती हैं वो कैसी बनी होती हैं? आप कहेंगे ये चिकनी एपिथेलियम से बनी होती हैं, और सबसे ऊपर जो है फाइब्रस एपिथेलियम ऊतक से या फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। शिराओं में मध्य कंचुक अपेक्षाकृत पतला होता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि दाहिने निलय द्वारा पंप किया गया रक्त फुफ्फुस धमनी में जाता है, जबकि बाएं निलय से रक्त महाधमनी में जाता है। ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त होकर फुफ्फुस शिराओं में होता हुआ बाएं अलिंद में आता है। यह संचरण पथ फुफ्फुस संचरण कहलाता है। ऑक्सीजन जनित रक्त महाधमनी से होता हुआ देखिए, ऑक्सीजन जनित रक्त महाधमनी से होता हुआ धमनी, धमनिकाओं और शिराओं यानी कैपिलरी से होता हुआ ऊतकों तक पहुंच जाता है, और वहां से ऑक्सीजन रहित होकर के शिराओं और महाशिरा में से दाहिने अलिंद में आता है। यह एक क्रमबद्ध परिसंचरण तंत्र होता है जो लगातार चलता रहता है। इस पदार्थ में ऑक्सीजन तथा अन्य जरूरी पदार्थों को ऊतकों तक पहुंचाया जाता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड समेत अन्य हानिकारक पदार्थों को वापस लाया जाता है। एक अनूठी संवहनी संदर्भता आहार नाल तथा यकृत के बीच उपस्थित होते हैं, जिसे यकृत निवाहिका परिसंचरण तंत्र यानी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। यकृत निवाहिका शिरा रक्त को इसके पहले की इस क्रमबद्ध परिसंचरण के आंत से रक्त तक पहुंचाती है। हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार के हृदय परिसंचरण तंत्र यानी कोरोनरी सिस्टम पाया जाता है, जो रक्त सिर्फ को हृदय पेशी न्यास तक ले जाता है तथा वापस लाता है। यहाँ पर देखिए फेफड़ा है और ऐसे ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, हृदय क्रिया का नियमन। हृदय की सामान्य क्रियाओं का नियमन अंतरिम होता है, अर्थात विशेष पेशी ऊतक नूडल ऊतक द्वारा स्वनियमित होते हैं। इसीलिए हृदय को पेशी जनक यानी मायोजेनिक कहते हैं। मेडुला ओब्लांगाटा या मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है, गाटा यहाँ लिखा गया, मेडुला ओब्लांगेटा होता है कि विशेष तंत्रिका तंत्र स्वायत्त तंत्रिका के द्वारा हृदय की क्रियाओं को संयमित कर सकता है। अनुकंपी तंत्रिकाओं से प्राप्त तंत्र की संकेत हृदय स्पंदन को बढ़ा देते हैं और निलयी संकुचन को सुदृढ़ बनाते हैं, अतः हृदय निकास बढ़ जाता है। दूसरी तरफ परा अनुकंपी तरंगी तंत्र की संकेत जो स्वचालित तंत्र का केंद्र का हिस्सा है, हृदय स्पंदन और क्रिया विभव के संवहन गति कम करते हैं, अतः इस हृदय निकास को कम करते हैं। अर्धवृक्क और अंतस्था एडिनल मेडुला का हार्मोन भी हृदय निकास को बढ़ा सकते हैं। परिसंचरण की विकृतियाँ, उच्च रक्तदाब यानी अति तनाव, जो आपको रोग होते हैं, ठीक है, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं आप। हाइपरटेंशन क्या होता है, देखिए कह रहा है अति तनाव रक्तदाब की वह अवस्था होती है जिसमें रक्तचाप समानता 120/80 से अधिक होता है। इस मापदंड को 20 मिलीमीटर Hg मिलीमीटर की मरकरी दबाव के प्रकुंचन तथा पंपिंग दाब 80 मिलीमीटर Hg को अनुशीतलन या विराम काल रक्तदाब कहते हैं। यदि किसी रक्तदाब में बार बार मापने से व्यक्ति का 140/90 या इससे अधिक होता है तो अति तनाव को प्रदर्शित करता है। उच्च रक्तचाप हृदय की बीमारियों को जन्म देता है तथा अन्य महत्वपूर्ण अंगों जैसे कि मस्तिष्क और वृक्क जैसे अंगों को प्रभावित करता है। हृदय धमनी रोग यानी कैड हृदय धमनी बीमारी या रोग को प्रायः एथेरोकंठी यानी एथेरोस्क्लेरोसिस के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसमें हृदय पेशी की
को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियां प्रभावित होती हैं। यह बीमारी धमनियों के अंदर कैल्शियम वसा तथा अन्य रेसी ऊतकों के जमा होने से होता है। इसमें धमनी की अवकाशिका सक्रिय हो जाती है। हृदय शूल एंजाइमा, इसको एंजाइमा पेक्टोरिस, हृदय शूल पेक्टोरिस भी कहते हैं। हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तब सीने में दर्द, वक्ष पीड़ा होता है, जो एंजाइमा हृदय शूल की पहचान है। हृदय शूल स्त्री व पुरुष दोनों में किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मध्यावस्था या वृद्धावस्था में यह सामान्यतः अधिक होता है। ठीक है, यह अवस्था रक्त बहाव, किसको, रक्त बहाव को प्रभावित होने से होती है। हृदयघात, हार्ट फेल्योर, हृदयघात यह वह अवस्था है जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता है। इसको कभी कभी संकुलित हृदयघात भी कहते हैं, क्योंकि फुफ्फुस के संकुलन हो जाने की इस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। हृदयघात, हृदयपात ठीक हृदयघात की भांति होता है। यह हृदयघात में हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, जबकि हृदयपात में हृदय पेशी के रक्त आपूर्ति अचानक आपूर्ति हो जाने से एकाएक क्षति प्राप्त करती है। तो इस प्रकार से प्यारे मित्रों, ये आपका एक चैप्टर भी आज आपका कंप्लीट हो जाता है। कितने मिनट का वीडियो हो गया? तो हमें लगता है 56 मिनट का वीडियो हो गया। सारांश पढ़ेंगे, 1 घंटे के अंदर आपका सारांश भी कंप्लीट हो जाएगा। बस आधा पेज और है, आधे पेज में आपका सारांश है, इसको बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म कर देंगे और मुझे लगता है सारांश आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए देखिए, सुनते रहिएगा। कशेरुकी रक्त को पूरे शरीर में संचारित करते हैं। इसके द्वारा आवश्यक पदार्थ कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, वहां पे अवशिष्ट को शरीर से बाहर निकालते हैं। दूसरा द्रव, जिसका लसिका ऊतक द्रव कहते हैं, जो कुछ पदार्थों को अपगमित करता है। रक्त द्रव अधात्री, मैट्रिक्स, प्लाज्मा तथा संगठित पदार्थों का बना होता है। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स संगठित पदार्थों का हिस्सा होता है। मानव का रुधिर 4 वर्गों में ए बी तथा ओ में वर्गीकृत किया जाता है। इस वर्गीकरण का आधार लाल रुधिर कणिकाओं की सतह के 2 एंटीजन ए तथा बी की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति का होना होता है। दूसरा वर्गीकरण लाल रुधिर कणिकाओं का आरएच घटक की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति का होना होता है। ऊतक की कोशिकाओं के मध्य एक द्रव पाया जाता है जिसे ऊतक द्रव कहते हैं। इस द्रव को लसिका भी कहते हैं। यह रक्त के समान होता है, परंतु इसमें प्रोटीन कम होती है और संगठित पदार्थ नहीं होते हैं। सभी कशेरुकियों तथा कुछ अकशेरुकियों में बंद प्रकार के प्रसंस्करण तंत्र पाए जाते हैं, जिससे एनेलिडा में बंद प्रकार का प्रसंस्करण तंत्र पाया जाता है तथा सभी कशेरुकियों में बंद प्रकार का प्रसंस्करण तंत्र पाया जाता है। हमारे प्रसंस्करण तंत्र के अंतर्गत पेशी, पंपिंग अवयव, हृदय वाहिकाएं तथा जाल तंत्र तथा द्रव रक्त से सम्मिलित होते हैं। हृदय में 2 अलिंद तथा 2 निलय होते हैं। हृदय पेशी विन्यास स्व उत्तेजनी होता है। सिरा अलिंद पर्व यानी कोटर अलिंद गांठ यस से नोड अधिकतम संख्या में प्रति मिनट 70 से 75 मिनट क्रिया विभव उत्पन्न करती है, और इस कारण हृदय में जो होता है, इस कारण हृदय में यह हृदय की गतियों की गति निर्धारित करती है, इसीलिए इसे पेसमेकर यानी गति प्रेरक कहते हैं। अलिंद द्वारा पैदा किया विभव और इसके बाद अलिंद के आकुंचन प्रकुंचन का अनुकरण अनुशीतलन द्वारा होता है। एक प्रकुंचन रक्त के अलिंद के से निलय की ओर प्रवाह के लिए दबाव डालता है और वहां से फुफ्फुसी धमनी और महाधमनी तक ले जाता है। हृदय की इस क्रमिक घटना को एक चक्र के रूप में बार बार दोहराया जाता है, जिसे हृदय चक्र कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति मिनट ऐसे 72 चक्रों से प्रदर्शित करता है। एक हृदय चक्र के दौरान प्रत्येक निलय द्वारा लगभग 70 मिलीलीटर रक्त बार बार पंप किया जाता है, जो स्ट्रोक या विस्पंदन आयतन कहते हैं। हृदय के निलय द्वारा प्रति मिनट पंप किए गए रक्त आयतन को हृदय निकास कहते हैं तथा स्ट्रोक आयतन तथा स्कंदन दर के गुणक बराबर होते हैं। यह प्रवाह आयतन प्रति मिनट हृदय दर लगभग 5 लीटर के बराबर होता है। हृदय के विद्युत क्रिया का आलेख इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी विद्युत हृदय आलेख मशीन के द्वारा किया जाता है तथा विद्युत हृदय आलेख ईसीजी कहते हैं। इसका चिकित्सकीय महत्व है। हम पूर्ण दोहरा संचरण करते हैं, अर्थात 2 प्रसंचरण पथ मुख्यतः फुफ्फुसी तथा दैहिक
होते हैं। फुफ्फुसी प्रसंचरण में ऑक्सीजन जनित रक्त को दाहिने नीले से फेफड़ों में पहुंचाया जाता है, जहां पर यह रक्त ऑक्सीजन जनित होता है और फुफ्फुसी शिरा द्वारा बाएं अलिंद में पहुंचता है। दैहिक परिसंचरण में के बाएं नीले से ऑक्सीजन युक्त रक्त के महाधमनी द्वारा शरीर के ऊतकों तक पहुंचाया जाता है तथा वहां से ऑक्सीजन रहित रक्त को ऊतकों की शिराओं के द्वारा दाहिने नीले अलिंद में वापस पहुंचाया जाता है। यद्यपि हृदय स्व उत्तेजी होता है, लेकिन इसकी क्रियाशीलता की तंत्रिका और हार्मोन्स को क्रियाओं के नियमित किया जा सकता है। और इसी के साथ 1 घंटा 2 सेकंड में आपका यह चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। जय हिंद। असिस्टेंट के साथ